हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रोहित सिंह अहलूवालिया आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स इन्फो पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट 2021 जनवरी में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसके अंदर जो फिजिक्स के क्वेश्चन थे उसके बारे में, और आशा करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में भी आएंगे। और दूसरी बात ये कि जितने भी मेरे साथी हैं जो पीजीटी फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, किसी भी तरह के एग्जाम की, चाहे वो स्टेट लेवल का है, चाहे वो सेंट्रल लेवल का है, चाहे वो नवोदय है, चाहे वो केवीएस है, चाहे वो सीटेट है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को देखते रहिएगा, इन वीडियोस को, और आगे भी यूज़फुल वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो चलिए सीधी बात क्वेश्चनों पे आती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, कि लाइट रेज, जी हाँ ध्यान से पढ़िएगा, लाइट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट फॉल ऑन ए सरफेस एंड गेट रिफ्लेक्टेड इन ए कंप्लीटली डिफ्यूज्ड मैनर। तो जवाब क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन यही है कि एक ऑब्जेक्ट से लाइट रेज गिरती है किसी सरफेस पर, सरफेस कैसा है नहीं बताया गया, लेकिन गेट रिफ्लेक्टेड इन ए कंप्लीटली डिफ्यूज्ड मैनर। तो ये डिफ्यूज मैनर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। डिफ्यूज मैनर होता है जब आप सपोज कीजिए कि अगर आपके पास एक रेगुलर इरेगुलर सरफेस है, तो मान लीजिए अगर आपके पास पैरेलल बीम्स आ रही हैं लाइट की, लेकिन क्या होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल मूव लाइक दिस, दे विल रिफ्लेक्ट लाइक दिस, यानी कि वो घुल मिल जाएंगी। रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल जैसे आई थी तो वो पैरेलल बीम के रूप में नहीं जाएंगी, इसे डिफ्यूज मैनर कहते हैं। तो व्हाट कैन यू से अबाउट द नेचर ऑफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट? इसका मतलब ये है कि अगर आपका इस तरह से डिफ्यूज अगर आपको रिफ्लेक्शन मिलता है तो उसमें आप इमेज के बारे में क्या कहेंगे? ऑप्शन ए, नो इमेज विल बी फॉर्म्ड। ऑप्शन बी, इट विल बी वर्चुअल एंड ऑफ सेम साइज। ऑप्शन सी, इट विल बी रियल एंड एनलार्ज। और ऑप्शन 4 यानी कि डी, इट विल बी वर्चुअल एंड एनलार्ज। तो आपको बता देता हूं कि अगर रिफ्लेक्शन, ये तो मैंने एक इरेगुलर सरफेस की बात यहाँ पे की है, जब तक आपके पास आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर हम बात करें किसी भी सरफेस की डिफ्यूज मैनर में अगर लाइट रिफ्लेक्ट करती हैं उस सरफेस से, उस पर्टिकुलर सरफेस से, तो वहाँ पर एक परफेक्ट और एक करेक्ट आपको इमेज किसी भी ऑब्जेक्ट की नहीं मिल पाती है। अगर मिलेगी तो वो ब्लर मिलेगी। इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन के हिसाब से अगर हम चलें, या तो इमेज ब्लर होगी या वो होगी ही नहीं। इज दैट क्लियर? सो ब्लर इमेज को भी हम यही मानते हैं, इज नॉट लाइक एन इमेज। ओके, सो द फर्स्ट ऑप्शन विल बी देयर कि नो इमेज विल बी फॉर्म। ओके, चलिए आइए देखते हैं। जी हाँ, अब आइए क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, यानी कि अकॉर्डिंग टू पेपर क्वेश्चन इज व्हाट? इन ऑर्डर टू स्लाइड ए ह्यूज बॉक्स lying on the ground in her room, Reshma should apply a force which is greater than which of the following forces? जी हाँ, क्वेश्चन क्या कहता है फिर से पढ़ लेते हैं। इन ऑर्डर टू स्लाइड यानी कि पुश करने के लिए, स्लाइड करने के लिए, मूव करवाने के लिए एक ह्यूज यानी कि एक बहुत बड़ा बॉक्स है, लाइंग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड यानी कि फर्श पर रखा है, इन हर रूम यानी कि रेशमा जो है उसके कमरे में एक बहुत बड़ा बॉक्स रखा हुआ है और उसको उसे स्लाइड करना है। तो शी शुड अप्लाई ए फोर्स, उसे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा या करना चाहिए, विच इज़ ग्रेटर देन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, मस्कुलर फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स। तो स्वाभाविक है, मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पर रखा होता है तो स्वाभाविक है रखा हुआ है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, रखा हुआ है, और जब आप उसके ऊपर मस्कुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि रेशमा मस्कुलर फोर्स तो अप्लाई कर रही है, ठीक है ना, लेकिन ऑब्जेक्ट और उस सरफेस के बीच में, ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में सबसे पहले जिस फ्रिक्शन की हम बात करते हैं दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। बिल्कुल सही है, स्टैटिक फ्रिक्शन। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप हमारे पास ऑप्शन में फ्रिक्शन का जिक्र किया गया है, तभी हमारा दिमाग, तभी हमारा आइडिया उस फ्रिक्शन के अप्रोच पर जाएगा। हमारा अप्रोच फ्रिक्शन की तरफ जरूर होगा, क्योंकि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सरफेस और उस ऑब्जेक्ट के सरफेस के बीच में ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है और आपने फोर्स लगाना शुरू किया, सपोज कीजिए कि आप एक घर में एक हैवी बेड को पुश कर रहे हैं, आपसे वो नहीं हो पाता, तो आप डायरेक्ट उस चीज़ को वेट से जो कनेक्ट कर देते हैं। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, बॉडी के वेट को कौन बैलेंस कर रहा है? अर्थ का नॉर्मल रिएक्शन। दिस इज नॉर्मल रिएक्शन एंड दिस इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? तो जब आप फोर्स लगाते हैं उसको स्लाइड करने के लिए,
तो स्लाइड करने के लिए स्वाभाविक है आपका फोर्स कितना होना चाहिए, 0 और 90 डिग्री के बीच का होना चाहिए। और स्वाभाविक है कि मैक्सिमम फोर्स आप कब लगा पाएंगे, जब आप सरफेस के पैरेलल में फोर्स लगाएंगे। लेकिन उसका फोर्स कम से कम कितना होना चाहिए, पॉइंट यही है, पॉइंट कि कितना होना चाहिए, दैट शुड बी मोर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा फोर्स है, अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, और यू कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट एंड यू आर अप्लाइंग द फोर्स। देखिए, जब तक आप फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आप फ्रिक्शन का अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो ये बात ध्यान से सुनने की है, समझने की है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो आप देख पा रहे हैं कि जो उसको फोर्स यानी कि रेशमा को जो फोर्स लगाना चाहिए वो स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होना चाहिए। देखिए, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। जी हाँ, पहली स्टेटमेंट है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट है पिच ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय इट्स एम्पलीट्यूड। चलिए, अब यहाँ पे साउंड का जिक्र आ ही गया तो मैं आपको इसकी बेसिक 2-3 बातें बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो साउंड वेव नंबर 1, साउंड वेव के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। साउंड वेव एक तो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, ठीक है, साउंड वेव क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। नंबर 2, क्योंकि आपने सुना होगा वेव्स का नेचर, लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल का डिफरेंस आपको पर्टिकुलर वीडियो में मिलेगा जहाँ पे मैंने डिस्कस किया हुआ है। वैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है कि मीडियम के पार्टिकल जो हैं वो वेव की डायरेक्शन में प्रोपोगेट करते हैं, यानी कि वेव अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो पार्टिकल का जो मोशन है वो भी उसी डायरेक्शन में होगा। ट्रांसवर्स में क्या होता है कि वेव की डायरेक्शन अगर ये है तो पार्टिकल का मोशन उसके परपेंडिकुलर होता है। दिस इज द ट्रांसवर्स नेचर। ओके, द पॉइंट इज, पहला उसने पॉइंट ये रखा है कि पिच ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय इट्स एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड आपको पता होना चाहिए, वेव के इस पार्ट को उसका एम्पलीट्यूड कहते हैं। और साउंड के केस में जो मैं कह रहा हूँ ना, मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो ये एम्पलीट्यूड है ये पिच को नहीं बल्कि लाउडनेस को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप इसको सिंपल भाषा में समझें कि मेल वॉइस भारी क्यों होती है, आवाज़ का भारीपन, तो वो एम्पलीट्यूड से शो होता है। और पिच क्या होता है, तीखापन। जैसे गर्ल्स यानी कि फीमेल की जो आवाज़ रहती है, उनका जो वोकल कोड जब वो बोलते हैं, जब वो चिल्लाते हैं, तो उनकी आवाज़ में तीखापन होता है, भारीपन नहीं होता। तो तीखापन मोस्टली जब हम देखते हैं तो वो पिच यानी कि पिच से रिलेट करता है। और पिच जो है वो साउंड के एम्पलीट्यूड को कोरिलेट नहीं करता बल्कि फ्रीक्वेंसी को कोरिलेट करता है। और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वेव्स का ज़्यादा होना, ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स का ज़्यादा होना, फ्रीक्वेंसी, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ वेव्स होंगी पर यूनिट टाइम में फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी, और इसका मतलब पिच उतनी हाई है। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन नहीं है करेक्ट, इनकरेक्ट है कि पिच ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय इट्स फ्रीक्वेंसी नॉट बाय एम्पलीट्यूड। तो सेकंड ऑप्शन क्या है, देखिए, द लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन हायर इज द पिच। नहीं, अभी मैंने आपको बताया कि जितनी ज़्यादा वेव्स बनेंगी उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी और पिच भी उतनी हाई होगी, इसलिए सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। थर्ड ऑप्शन, द लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय इट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन। स्वाभाविक है, आपको जवाब मिल ही गया होगा कि लाउडनेस एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर नहीं। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, साउंड कैन नॉट ट्रेवल, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रो वैक्यूम, साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता। बिल्कुल सही बात है, ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। जी हाँ, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंप्राइजेज लिक्विड्स विच आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जी हाँ, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, आपको पहचानना है इनमें से किस सेट में लिक्विड दिए हुए हैं, जो उनके किस सेट में जो है वो कंडक्टर जो है वो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने है शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, लेमन जूस। देखिए मैं आपको बता दूं, विनेगर बेस होता है तो स्वाभाविक है कि वो कंडक्टर को फॉलो नहीं करता, कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को फॉलो नहीं करता, कंडक्ट नहीं करता। लेकिन लेमन जूस आ गया तो एसिड है, तो लेमन जूस आ गया, इसका मतलब है एसिड है, तो एसिड तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन में है टैप वाटर, शैम्पू और हनी। जी हाँ, टैप वाटर यानी कि हमारे घर में जो टैप वाटर है, जी हाँ ध्यान से सुनिएगा, उसको प्योरीफाई किया जाता है, उसके अंदर सॉल्यूशन, उसके अंदर क्या नाम है NaCl
जो है उसकी जो प्योरीफिकेशन की जाती है तब उसमें आयंस आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आयन उसके अंदर मौजूद हैं, तो इसलिए वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। तो दिस इज द सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन भी इसमें नहीं है। थर्ड है साल्ट सॉल्यूशन, लेमन जूस और विनेगर। जैसा कि मैंने कहा कि लेमन जूस एक एसिड है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन भी सही नहीं है। और फोर्थ की अगर बात करें, शैम्पू, वेजिटेबल ऑयल और डिस्टिल्ड वाटर। जी हाँ, बिल्कुल, शैम्पू इज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, विनेगर भी नहीं करता है, वेजिटेबल ऑयल नहीं करता और डिस्टिल्ड वाटर भी नहीं करता, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर प्योरीफाई वाटर होता है जिसमें आयंस नहीं होते हैं, जिसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑप्शन नंबर 4, जो आप सही है, जो आपको दिख रहा है कि इसमें कंडक्टर का वो जो अच्छा कंडक्टर जो है वो नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नीना वाज साइकिलिंग टू द मार्केट, यानी कि नीना साइकिल चला रही है, मार्केट जा रही है टू बाय सम ग्रोसरी आइटम्स, कुछ सामान लेने के लिए। द मार्केट इज़ 4 किलोमीटर अवे फ्रॉम हर होम, यानी कि घर जो है वो उसके जो मार्केट है वो उसके घर से 4 किलोमीटर दूर है। तो शी ट्रैवल एट ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट 10 मिनट्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पहले 10 मिनट में वो 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। ऑन हर वे शी मीट्स हर फ्रेंड्स निखत, यानी कि वो अपने दोस्त से मिलती है, यानी कि रास्ते में, जैसा हमारे साथ भी होता ही है जनरली कि घर पर अगर कोई काम भेज दिया जाए, घर वाले अगर कोई काम हमें भेज दे और रास्ते में दोस्त मिल जाए तो हम बातचीत में लग जाते हैं, है ना, बातचीत में लग जाते हैं। घर वाले पूछते हैं कि क्या हाँ इतनी देर थोड़ा लगा था काम करने में, इतनी देर का तो काम ही नहीं था, लेकिन हम उन्हें क्या कहते हैं कि हाँ भीड़ था, ये था, रश था, वगैरह वगैरह। सो द पॉइंट इज व्हाट? ऑन हर वे शी मीट्स हर फ्रेंड निखत एंड स्टॉप्स टू चैट विद हर फॉर 15 मिनट्स। ठीक है, 15 मिनट तक उसने अपने फ्रेंड से बात की। शी रिज्यूम्स हर जर्नी, फिर उसने अपनी जर्नी को दोबारा स्टार्ट किया एट ए स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। एंड व्हाट इज हर एवरेज स्पीड फॉर द जर्नी, यानी कि आपको ये बताना है क्वेश्चन में देख के कि उसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी। तो एवरेज स्पीड में ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि टाइम जो 15 मिनट उसने चैटिंग में लगाया है, अपने दोस्त के साथ उसने जो बात की है, उस टाइम को भी हमें काउंट करना है। ठीक है, तो डोंट फॉरगेट इट। तो आइए देखते हैं कि मान लीजिए ये है 4 किलोमीटर का डिस्टेंस। ठीक है, अब उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की घर से मार्केट, H फॉर होम, M फॉर मार्केट, और उसने चलना शुरू किया। तो पहले 10 मिनट 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो देखिए 10 मिनट को अगर आप आवर में बदलें तो 1/3 आवर होता है, क्योंकि हम ये निकाल लेते हैं ना कि 10 मिनट 12 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो कितना चल चुकी थी, कितना डिस्टेंस उसने कवर कर लिया था। ठीक है, तो स्पीड कितना है? 12 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना होता है? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है। स्पीड है 12, टाइम है 1/6, सो 1/6 इट विल बी, सो इट मीन्स 2 किलोमीटर, यानी कि 10 मिनट में नीना ने 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, यानी कि वो मिड पॉइंट आप कह सकते हो, हाफ डिस्टेंस उसने कवर कर लिया था 2 किलोमीटर पहले 10 मिनट में। ओके, 10 मिनट में। अब वो वहाँ पर 15 मिनट के लिए रुक गई अपने फ्रेंड से बात करने के लिए, तो 10 मिनट में 15 मिनट और ऐड कर लीजिए। ठीक है, अब उसने फिर चलना शुरू किया। रेस्ट ऑफ द जर्नी हमें मालूम हो गया। अब रेस्ट ऑफ द जर्नी कितना रह गया? 2 किलोमीटर। ठीक है, ये 2 किलोमीटर उसने कितनी स्पीड से कवर किया? 8 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब हम ये निकाल लेते हैं कि यहाँ उसे कितना टाइम लगा होगा। तो O से M, यानी कि मिड पॉइंट, यानी कि रास्ते के बीच से मार्केट तक का जो सफ़र था वो कितने टाइम में तय हुआ? तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस होता है अपॉन में स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड रही है 2/8, 8 रहा है, टाइम डिस्टेंस इज 2, तो 2/8 यानी कि 1/4 आवर। अगर आप इस 1/4 आवर को वापस से मैं अगर कहूँ कि अगर आप इसको मिनट में कन्वर्ट करें तो आपको पता लग जाएगा एटलीस्ट कि कितना रहता है अल्टीमेटली 15 मिनट, यानी कि टोटल अगर आप बात करो 15 मिनट ये O से M, 15 मिनट रुकने के और 10 मिनट पहले डिस्टेंस कवर करने के, तो टोटल कितने मिनट हो गए? 15 + 15 + 10, यानी कि टोटल मिनट हो गए आपके पास 40 मिनट। तो एवरेज स्पीड हमें निकालना है तो टोटल टाइम भी हमें मालूम होना चाहिए। तो 40 मिनट आ गया आपके पास। 40 मिनट इट मीन्स अगर आप इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 40/60, यानी कि 2/3 आवर। इसका मतलब है कि 2/3 आवर्स का टाइम उसे लगा घर से मार्केट तक जाने में,
और इसका मतलब अगर आप अब एवरेज स्पीड निकालेंगे तो एवरेज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस आएगा 4 किलोमीटर, स्पीड आएगा 2/3, पलट जाएगा 2/3, 2 2 ज़ा 4, इसका मतलब एवरेज स्पीड आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। ओके, ध्यान से देखिएगा, दोबारा से रिज्यूम करके देख सकते हैं वापिस से। कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। किसी भी तरह का किसी भी टॉपिक अगर आपका डाउट हो तो प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं वो पीजीटी फिजिक्स की जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो भी मेरे साथी हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियोस हैं और डेफिनेटली ये बेनिफिशियल होगा। और आज का लास्ट बट नॉट लीस्ट जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं क्या है। Which of the following properties of light can be used to explain the phenomenon of shadow formation? I repeat, इनमें से कौन सा फिनोमिना, कौन सी प्रॉपर्टी जो है लाइट की, वो हमें ये बताने में हेल्प करेगी कि शैडो कैसे बनता है। स्वाभाविक है, आप लोग देखते हैं कि रोशनी यानी कि लाइट के आगे जब कोई ऑब्स्टेकल आ जाए और ख़ासकर जब कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाए तो उसका शैडो दूसरी तरफ बनता है। तो ऑप्शन आपके पास 4 प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टीज सही है इनमें। ए, लाइट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। हाँ, ये हमें मालूम है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स यही कहता है। ओके, लाइट ट्रैवल एट ए हाई स्पीड। हाई स्पीड होता है, लेकिन हाई स्पीड कहाँ होता है, किस मीडियम में होता है, ये बताया नहीं गया। ऑब्वियसली मीडियम टू मीडियम लाइट की स्पीड वेरी करती है। सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ होती है, वैक्यूम के अंदर होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और एयर में जब आती है तो 2.99 × 10⁸ हो जाती है, जिसको हम ऑलमोस्ट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही लेते हैं। उसके बाद थर्ड, लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर। हाँ, ये भी, लेकिन लाइट यानी कि वाइट लाइट, ओके, मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं, सिंगल कलर लाइट नहीं। वाइट लाइट की अगर आप बात करते हैं तो उसके अंदर 7 कलर होते हैं। अगर आप रेड लाइट की बात करते हैं तो वो अपने आप में एक कलर है, सिंगल कलर है। ओके, तो वाइट लाइट कंपोज्ड ऑफ 7 कलर। लेकिन शैडो फॉर्मेशन में हमें देखना है कि क्या ये कॉन्सेप्ट का शैडो फॉर्मेशन में कोई लिंक है, नहीं है। दूसरा, हाई स्पीड का लिंक है, नहीं है। और डी ऑप्शन, लाइट डज नॉट पास थ्रू ओपेक ऑब्जेक्ट। लाइट डज नॉट पास थ्रू ओपेक ऑब्जेक्ट। हाँ, शैडो फॉर्मेशन में ये पॉइंट कहीं ना कहीं लिंक करता है। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपको ध्यान होना चाहिए, 3 तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंट, लाइट बिल्कुल क्लियरली जाए उसमें से। ट्रांसल्यूसेंट, धुंधला यानी कि पार्शली ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है। और थर्ड, ओपेक, बिल्कुल नहीं जाने देना लाइट को, तो जाने नहीं देना, कुछ भी हो जाए चाहे, ठीक है। तो ओपेक ऑब्जेक्ट होता है वो। तो लाइट डज नॉट पास थ्रू ओपेक ऑब्जेक्ट, स्वाभाविक है, तो वो ऑब्स्टेकल तो कहलाएगा ही, और कहलाएगा तो लाइट उसमें से पास करेगी नहीं, तो उसकी तरफ दूसरी तरफ क्या होगा, ओपेक ऑब्जेक्ट की तरफ जब लाइट पास नहीं होगा, तो स्वाभाविक है एब्सेंस ऑफ लाइट विल बी द रिस्पॉन्सिबल ऑफ डार्कनेस यानी कि शैडो फॉर्मेशन। तो ऑप्शन कौन सा सही है आपके सामने, डी एंड ए। हाँ, डी सही है, डी के साथ ए, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सही बात है। इसका इस स्ट्रेट लाइन का क्या मीनिंग है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ये कहता है कि ऑब्स्टेकल का साइज है, मान लीजिए ये ऑब्स्टेकल है और यहाँ आपने अगर कैंडल जला दी, सपोज कीजिए, तो रे ऑप्टिक्स कहता है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहता है यहाँ पे अगर स्क्रीन है तो स्क्रीन में आपको इस पोर्शन में, यानी कि स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि लाइट इस स्ट्रेट लाइन पाथ में जाएगी और यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखने वाला, यानी कि यू कैन से देयर इज नो लाइट, यानी कि डार्कनेस इज देयर। ओके, आपको जो लाइट दिख रही है वो कहाँ दिख रहेगी, यहाँ दिखेगी, ठीक है, यहाँ दिखेगी, लेकिन इस फॉर्मेशन में आपको लाइट नहीं दिखने वाली, तो दिस इज डार्कनेस। तो स्वाभाविक है ये लॉजिक कौन सा है, लाइट एक स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करता है। आई होप आपको समझ में आएगा कि ठीक है ना, इस तरह से। तो ऑप्शन डी और ए इज द राइट ऑप्शन, राइट आंसर इट इज ऑल्सो, ठीक है ना। और वेव ऑप्टिक्स भी है जिसमें ये कहता है कि ऑब्स्टेकल का साइज अगर छोटा, वो एक शर्त है, कंडीशन है कि अगर एक ऑब्स्टेकल का साइज लाइट के वेवलेंथ के साथ अगर आप उसका कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पर जा कर के जो रे है, जो लाइट है, वो बैंड हो जाती है। यानी कि एक छोटा सा एग्जांपल अब जाते जाते आपको बता ही देता हूँ। आप लोगों ने घर की विंडो में, दरवाजे में कहीं ना कहीं से एक होल से सनलाइट को आते हुए देखा होगा। होल होता छोटा सा है, लेकिन जब आप सनलाइट को देखते हैं वो ज़्यादा एरिया को कवर करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि होल से जब लाइट आई तो वो उसके होल के जो कॉर्नर हैं, जो कॉर्नर है वहाँ से उसका वो बैंड हुआ है, यानी कि
जितना होल का साइज होना चाहिए उतने ही पोर्शन में लाइट नहीं है, बल्कि उससे ज़्यादा पोर्शन में लाइट है। तो इसे वेव नेचर ऑफ लाइट कहते हैं, जहाँ पे ऑब्स्टेकल का जो साइज है, जो होल का साइज है, वो लाइट के साइज, यानी कि मैं हमेशा आपको एक बात बता दूँ कि जो लाइट में ऐसा कौन सा पैरामीटर है जो उसके साइज को रिप्रेजेंट करता है, मैं कहूँगा और कॉन्सेप्ट यही कहता है वेव लेंथ। ओके, वेव लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होता है, और डायमेंशन का साइज भी अगर आप ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो दैट इज़ ऑल्सो मीटर। तो मीटर आप ऐसा कंपेयर करके इसको समझ सकते हैं वाई द वेव लेंथ से। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन सभी के सभी समझ में आए होंगे, और जैसा भी अगर आपको कोई भी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, और गुड बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।